Hello guys, this is me Muhammad Ismail and you are watching my YouTube channel Nursing with M Ismail Tutorial. Hope you are all as fresh and good as morning flowers. गाइज़, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इम्यूनिटी सिस्टम को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर एक वीडियो अपलोड की है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें हमने इम्यूनिटी के लिहाज से जितने भी हमारे पास की टर्म है उसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। इस लेक्चर में हम इम्यूनिटी सिस्टम जो है एडाप्टिव इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी, इन सारों का ओवरव्यू करने जा रहे हैं और साथ ही साथ हम इम्यूनोग्लोबुलिन के 5 क्लासेस को एक्सप्लेन करेंगे और इसके साथ जो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है इसको एक्सप्लेन करेंगे। मगर इससे पहले कि अगर आपने पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो आप पहले डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे मैंने लिंक दिया है, पार्ट फर्स्ट को देख ले। उसके बाद अगर आप पार्ट सेकंड पे आ जाए तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। Overview of the immune system. The immune system is composed of two major subdivision. Immune system जो हमारा है 2 subdivision से बना हुआ है। The first one is innate or non-specific. जो first one है उसको हम innate, इनबॉर्न या नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम बोलते हैं और द सेकंड वन इज़ एडाप्टिव और स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम। तो इन सारों का ओवरव्यू करते हैं। पहले, इनेट इम्यून सिस्टम इज़ आवर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनेट इम्यून सिस्टम जो है हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास आ जाता है तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म जो हमारा है, जो स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो उसको क्या करता है, उसको रेजिस्टेंस शो कर रहा होता है। तो ये है हमारा इनेट इम्यून सिस्टम जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहलाता है। एडाप्टिव इम्यून सिस्टम एक्ट एज अ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड आल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट री एक्सपोजर ऑफ द सेम पैथोजन। और जो एडाप्टिव इम्यून सिस्टम हमारा है ये एंटीजन स्पेसिफिक सिस्टम होता है। जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास बॉडी के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करके अंदर चला जाता है तो एडाप्टिव इम्यून सिस्टम उसके ख़िलाफ़ काम करना स्टार्ट कर देता है। और एडाप्टिव इम्यून सिस्टम का एक प्रॉपर्टी होता है कि जो भी पैथोजन 2 मरतबा, मतलब एक मरतबा पहले आ गया तो दूसरी मरतबा जब आ जाता है तो उसको री एक्सपोजर जब होता है सेम पैथोजन का तो उसको बहुत फास्टली ये क्या करता है, रिएक्शन अपना शो करता है। क्योंकि ये क्या करता है कि मेमोरी सेल डेवलप हो जाता है एडाप्टिव इम्यून सिस्टम में। मेमोरी सेल कैसे डेवलप होते हैं आगे जाकर हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। Each of the major subdivision of the immune system has both cellular and humoral immunity. जो दोनों हमारे पास इम्यून सिस्टम है, जो सेलुलर इम्यूनिटी, उसकी सेलुलर इम्यूनिटी भी होती है, हेमरल इम्यूनिटी भी होती है। सेलुलर एंड हेमरल इम्यूनिटी क्या होती है ये भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे। इनेट इम्यून सिस्टम आल्सो has anatomical feature that function as barrier to infection. innate immune system जो हमारे पास है इसका anatomical feature होता है जो क्या करता है, barriers होते हैं, anatomical barriers होते हैं। जिस तरह हमारा स्किन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, ये क्या कर रहा होता है कि इन्फेक्शन को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। innate and adaptive immune system both function to protect against invading ऑर्गेनिज़म। इनेट सिस्टम जो है हमारा और एडाप्टिव इम्यून सिस्टम जो है, जो नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक बोथ जो सिस्टम है, दोनों का काम क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म के को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होता है। दोनों का काम सेम ही है मगर ये दोनों सिस्टम हमारे पास जो है एन नंबर ऑफ वे से ये एक दूसरे से डिफरेंस है। तो इनमें क्या डिफरेंस है ये अब हम समझने की कोशिश करेंगे। Adaptive immune system requires some time to react to an invading organism. एडाप्टिव इम्यून सिस्टम जो हमारा होता है इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है क्योंकि ये जब एंटीजन हमारे बॉडी में आ जाता है उसके ख़िलाफ़ जब एंटीबॉडीज़ काम शुरू करना स्टार्ट कर रहा होता है तो उसके लिए टाइम की नीड होती है। और इनेट इम्यून कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट एंड रेडी टू बी मोबालाइज अपॉन इन्फेक्शन। जबकि इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, ये तो हमारे पास रेडी होती है कॉन्स्टेंटली हमारे बॉडी सरफेस पे जो स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो ये पहले से रेडी है। जो भी पैथोजन आएगा ये डायरेक्टली उसके ख़िलाफ़ क्या कर रहा होता है, रेजिस्टेंस शो करता है क्योंकि इसके लिए टाइम की नीड नहीं होगी। एडाप्टिव इम्यून एज एंटीजन स्पेसिफिक, जबकि एडाप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, ये एंटीजन स्पेसिफिक होती है क्योंकि हर एक एंटीजन के ख़िलाफ़ अलग एंटीबॉडी बनेगी और हर एक एंटीबॉडी उस स्पेसिफिक एंटीजन के ख़िलाफ़ काम करेगी।
इनेट सिस्टम इज नॉट एंटीजन स्पेसिफिक एंड इक्वल वेल टू अ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जबकि इनेट सिस्टम क्या होता है, ये एंटीजन स्पेसिफिक नहीं होता है। चाहे जिस किस्म का भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है तो हर एक को ये क्या करता है, रेजिस्टेंस शो करता है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। एडाप्टिव डिमॉन्स्ट्रेट इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, जबकि मैंने जैसे आप लोगों को पहले बता दिया कि एडाप्टिव क्या करता है, एडाप्टिव इम्यून सिस्टम जो है इसमें मेमोरी सेल डेवलप होते हैं, जबकि इनेट इम्यून डज नॉट डिमॉन्स्ट्रेट इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। जबकि इनेट इम्यूनिटी जो है हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है, इसमें मेमोरी सेल जो है ये डेवलप नहीं होते हैं। इनेट इम्यूनिटी और एडाप्टिव इम्यूनिटी एंटीजन इंडिपेंडेंट। जो इनेट इम्यूनिटी हमारे पास होती है ये क्या होती है, एंटीजन इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि इसके लिए एंटीजन की नीड नहीं होती है कि पहले एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी सिक्रीट करे, एंटीबॉडीज़ को क्या करे, एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को काज करने की नीड नहीं होती है, एंटीजन इंडिपेंडेंट होती है। जबकि एडाप्टिव इम्यूनिटी जो हमारे पास होती है ये एंटीजन डिपेंडेंट होती है। एडाप्टिव इम्यूनिटी में ऐसा होगा कि पहले एंटीजन जो है वो एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन को काज करेगा। नो टाइम लेग, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि इनेट इम्यूनिटी जो है ये हमारे पास कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होती है और उसको टाइम की नीड नहीं होती है। जबकि इनेट एडाप्टिव इम्यूनिटी जो है अ लेग पीरियड, इसको टाइम ज़्यादा लगता है। नॉट एंटीजन स्पेसिफिक, एंटीजन स्पेसिफिक भी नहीं होगा, चाहे जिस किस्म का भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए सबसे को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा कौन, इनेट इम्यूनिटी। जबकि एडाप्टिव इम्यूनिटी जो है हमारे पास एंटीजन स्पेसिफिक होती है। नो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, जैसे मैंने पहले आप लोगों को बता दिया कि इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी डेवलप नहीं होती है। ये कैसी नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे। और जो एडाप्टिव इम्यूनिटी है इसमें हमारे पास मेमोरी सेल डेवलप होते हैं। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारे पास, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमने बता दिया, जैसा स्किन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, ये क्या है हमारे पास नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं। जबकि देयर आर 5 मेन नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। इसके साथ साथ इसके अलावा हमारे पास कितने हैं, 5 मेन क्लासेस है जो हमारे पास नॉन स्पेसिफिक है। जिस टाइप का भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा सबको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, सबके खिलाफ फाइट करेगी। डिफेंस इज बॉडी सरफेस, जिस तरह पहले हमने बता दिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो गया एट द बॉडी सरफेस, जो स्किन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, पिगोसाइटोसिस हो गया जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंगल्फमेंट होती है, नेचुरल एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस हो गए। नेचुरल एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस बहुत टाइप के एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे एंटी माइक्रोब्स, जितने भी माइक्रोब्स हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो इसके ख़िलाफ़ काम कर रहे होते हैं, जैसा कि न्यूट्रोफिल्स हो गया, इसके साथ साथ मैक्रोपेजेस हो गए। द इन्फ्लामेटरी रिस्पांस, इसके साथ इन्फ्लामेटरी रिस्पांस है और इम्यूनोलॉजिकल सर्वेलेंस है। इनेट एंड एडाप्टिव डिफेंस, सबसे पहले हमारे पास है इनेट डिफेंस। तो इनेट डिफेंस जो हमारे पास है इनबॉर्न होती है, गॉड गिफ्टेड होती है। इसमें क्या होता है, एक होता है सरफेस बैरियर जो स्किन है हमारे पास, और दूसरा है म्यूकस मेम्ब्रेन। तो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो गए हमारे पास, इनेट होती हैं, गॉड गिफ्टेड होती है, जो हर किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन रेजिस्ट प्रोवाइड करेगा, उसके ख़िलाफ़ फाइट करेगा। और इसके साथ साथ इंटरनल डिफेंस होते हैं, सेकंड लाइन ऑफ द डिफेंस, जिसमें पेगोसाइट्स, फीवर, NK सेल्स, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन और इन्फ्लामेशन आता है। तो NK सेल को मैंने पार्ट फर्स्ट में क्लियरली डिफ़ाइन किया है, आप वहीं से देख सकते हैं, यहाँ पर भी हम एक्सप्लेन करेंगे। एडाप्टिव डिफेंस, और जबकि एडाप्टिव डिफेंस में क्या होता है, ये हेमरल इम्यूनिटी होती है इसमें और सेलुलर इम्यूनिटी होती है। हेमरल इम्यूनिटी में काम कौन कर रहा होता है, B सेल कर रहा होता है, जबकि सेलुलर इम्यूनिटी में T सेल अपना फंक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। एंटी माइक्रोबियल बैरियर टू इन्फेक्शन,
मैकेनिकल फैक्टर है हमारे पास सबसे पहले एक्ट एज आवर फर्स्ट लाइन अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म द एपिथेलियल सरफेस फॉर्म अ फिजिकल बैरियर इम्परमिएबल टू मोस्ट इन्फेक्शियस एजेंट। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, मैकेनिकल फैक्टर्स में हमारा क्या आता है, सरफेस बैरियर आता है, जो स्किन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया। कि स्किन हमारे पास बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट ऐसे होते हैं कि वो अपने बॉडी के अंदर कुछ चीज़ों को बॉडी के अंदर आने देती है, बट बहुत सारे ऐसे होते हैं कि इनको बॉडी के अंदर आने नहीं देती है, जबकि बहुत सारे चीज़ों को हमारे बॉडी से एक्सेल आउट होने देती है और बहुत सारों को बॉडी के अंदर नहीं आने देती है। तो मैकेनिकल फैक्टर में हमारा क्या आ गया, स्किन आ गया, म्यूकस मेम्ब्रेन आ गया, जो फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस है। ये हमारे पास स्किन हो गया, ये सेमी परमिएबल है। हमारे पास बहुत सारे चीज़ें स्किन के अंदर से बाहर चले जाते हैं, बट बहुत सारे चीज़ें ऐसे होते हैं जिसको बाहर जाने नहीं देता है। बहुत सारे चीज़ें हमारे पास थ्रू स्किन बॉडी में इनहेल हो सकते हैं, बट बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जो हमारे स्किन के थ्रू बॉडी में एंटर नहीं होने देती हैं। मैकेनिकल फैक्टर है हमारे पास मूवमेंट ड्यू टू द सिलिया और पेरिस्टालिसिस हेल्प टू कीप एयर पैसेज एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। जिस तरह हमारे पास सिलिया हो गया, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट जो होती है, तो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के थ्रू क्या होता है कि हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्यूब जो है वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो जाता है। फ्लशिंग एक्शन ऑफ टीयर्स एंड सलेवा हेल्प्स प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ द आई एंड माउथ। जो टीयर्स है या माउथ है, इसमें हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास केमिकल्स होते हैं, जैसा लाइसोजाइम हो गया, एंजाइम है। इसके अलावा IgE जो एंटीबॉडी भी यहाँ पर होती है सिक्रीशन में, तो वो क्या कर रही होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो इससे हमारे पास क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। द ट्रिपिक एक्शन ऑफ मोकस प्रोटेक्ट द लंग्स, और जबकि लंग में हमारे पास प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, वहाँ पे म्यूकस प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। केमिकल फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर में हमारे पास क्या आता है, फैटी एसिड स्वीट एनहेल्प द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जो स्वीट है हमारे पास पसीना होता है, तो पसीने के थ्रू हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरिया के जो ग्रोथ होता है वो इनहिबिट होता है। लाइसोजाइम एंड phospholipase found in the tear, saliva and nasal secretion can break down the cell wall of bacteria and destabilize bacterial membrane। जबकि लाइसोजाइम, फास्फोलाइपेज कहाँ पे होते हैं, हमारे पास सलेवा में, टीयर्स में होता है, नेजल सिक्रीशन में होता है। ये क्या कर रहा होता है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है इसको ब्रेक डाउन करती है और इसकी ग्रोथ को स्टॉप करती है, प्रोटेक्शन हमारे बॉडी को प्रोवाइड कर रही होती है। लो pH ऑफ स्वीट एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जबकि लो pH जो हमारे पास होता है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़ काम कर रहा होता है, क्योंकि लो pH गैस्ट्रिक सिक्रीशन में हमारे पास क्या होता है, pH बहुत ज़्यादा लो होता है। तो लो pH में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो वेल ग्रो नहीं करते हैं, उसका ग्रो क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। बायोलॉजिकल फैक्टर में द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द स्किन एंड द GIT कैन प्रिवेंट द कोलोनाइज ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जबकि हमारे पास बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या आता है, नॉर्मल फ्लोरा आती है। नॉर्मल फ्लोरा हमारे पास मोस्टली GIT ट्रैक्ट में, जिस तरह हमारे पास क्या हो गया, GIT ट्रैक्ट में एस्कर्शिया कोलाई होती है कि जो पैथोजन है, बैक्टीरिया है, उसके ख़िलाफ़ ही काम कर रहे होते हैं कि वहाँ पे कोलोनाइज करने नहीं देती है। तो ये हमारे पास किस में आ गया, बायोलॉजिकल फैक्टर में आती है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, ये जितना हमने पढ़ा ये एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास काम कर रहा होता है, जिसमें हमने केमिकल फैक्टर्स पढ़े, बायोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़े और मैकेनिकल फैक्टर पढ़े। केमिकल फैक्टर में हमारे पास कौन कौन से आ रहे थे, लाइसोजाइम आ रहा था, उसके साथ फास्फोलाइपेज आ रहा था। मैकेनिकल फैक्टर में हमारे पास स्किन एंड मोकस मेम्ब्रेन हो गया, और बायोलॉजिकल फैक्टर में हमारे पास क्या हो गया, नॉर्मल फ्लोरा हो गया। और अब हम पढ़ेंगे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को। इफ़ अ पैथोजन इज एबल टू गेट पास द बॉडी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड एन इन्फेक्शन स्टार्टेड, द बॉडी कैन रिप्लाई ऑन इट्स सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसने बॉडी के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस किया, तो अब बॉडी क्या करेगी, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के साथ इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास क्या क्या आता है, नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो हमारे पास होता है ये भी नॉन स्पेसिफिक होता है, जिस टाइप का भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा उसके खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। द फर्स्ट वन इज़ फीवर। फीवर क्या होता है, द फीवर हाई टेम्परेचर किल इन्वेडर बाय डिनेचरिंग देयर प्रोटीन, हीट इंक्रीज टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ एंटीजन और माइक्रोबियल प्रोफिलेशन।
क्या होगा, जो फीवर आएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आ गया, सेकंड लाइन ऑफ द डिफेंस ने काम स्टार्ट कर दिया तो फीवर आ जाता है। तो फीवर की वजह से क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है, और जब बॉडी का टेम्परेचर राइज हो गया तो इसकी वजह से हमारे पास एंटीजन हो गया, डिजीज़ काजिंग एजेंट हो गया, माइक्रोब हो गया, उसका क्या हो जाएगा, उसको ग्रोथ को स्टॉप करेगा, ये उसका ग्रोथ क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ग्रोथ में कमी आ जाएगी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे पास, तो ये क्या करते हैं कि ये ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, उसके लिए स्पेसिफ़िक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, स्पेसिफ़िक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है कि उसके लिमिट से अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो उसकी ग्रोथ पे असर पड़ेगा। पेन हो गया ड्यू मेनली टू इशू डिनस्ट्रेशन एंड टू अ लेजर एक्सटेंट स्वीलिंग, जो पेन की वजह से भी हमारे पास क्या होगा, जो पेन आ जाएगा तो पेन की वजह से भी हमारे पास माइक्रोब्स की ग्रोथ में कमी आ सकती है। इन्फ्लेमेशन, damaged tissue release histamine from leukocyte. Inflammation cause redness due to capillary dilation resulting in the increased blood flow. Histamine cause capillaries to leak, releasing phagocytes and blood क्लॉटिंग फैक्टर एंड टू द वोन। अब क्या होगा, इन्फ्लेमेशन में क्या होगा, जो टिश्यू हमारे पास क्या हो गया है, डैमेज हो गया पैथोजन की वजह से, डिजीज़ काजिंग एजेंट की वजह से, उससे हमारे पास क्या होगा, हिस्टामिन जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, ल्यूकोसाइड से हमारे पास हिस्टामिन रिलीज़ हो जाएगा और उसकी वजह से हमारे पास रेडनेस काज होगा, और कैपिलरी जो है क्या करेगा, ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करेगा। कैपिलरी क्या करेगा, ब्लड फ्लो को, हिस्टामिन हमारे पास सिक्रीट हो गया ल्यूकोसाइड से, इन्फ्लेमेशन की वजह से रेडनेस काज हो गया, कैपिलरी ने क्या किया, इन्फ्लेमेशन के थ्रू डायलेट हो गए, कैपिलरी ने ब्लड फ्लो इंक्रीज़ कर दिया। हिस्टामिन काज कैपिलरी टू लीक, हिस्टामिन की वजह से कैपिलरीज लीक हो गए, हिस्टामिन ने कैपिलरीज को परमिएबल कर दिया, और कैपिलरी से क्या होगा, रिलीजिंग पेगोसाइड एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एंड टू द वोन। तो अब कैपिलरी से हमारे पास पेगोसाइड और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है हमारे पास फिब्रिनोजिन हो गया और प्लेटलेट्स हो गए, तो ये वोन में चले जाएंगे, इसकी वजह से हमारे पास वोन की रिकवरी हो जाएगी, और पेगोसाइड्स की वजह से वो माइक्रोब्स क्या हो जाएगा, एंगल्फ हो जाएगा। पेगोसाइड्स एंगल्फ bacteria, dead cell and cell debris. Platelets move out of the capillary to seal the wound area। जो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि प्लेटलेट्स हो गए, फिब्रिनोजिन हो गए, ये कैपिलरी से लीक हो गए तो वोंड की एरिया में चले जाएगा, वो जो इसको सील करेगा वोंड एरिया को, और पेगोसाइड जो है ये हमारे पास बैक्टीरिया को क्या करेगा, एंगल्फ करेगा। Swelling due to the passage of plasma from the blood stream and to the damaged tissue। Inflammatory response है प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ हार्मफुल एजेंट्स टू द एडजेसेंट टिश्यू। इसमें क्या होता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस में, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस में ये होता है कि प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ हार्मफुल एजेंट्स टू एडजेसेंट टिश्यू, कि एक टिश्यू तो हमारे पास क्या हो गया, ख़राब हो गया, ऑलरेडी इफेक्टेड हो गया, मगर इसके साथ वाला जो दूसरा टिश्यू है, दूसरा सेल है, वो एडजेसेंट टिश्यू जो होता है इसको बचाता है हार्मफुल एजेंट से कि अभी इसको ये हार्म काज ना करे। प्रोमोट्स टिश्यू रिपेयर, टिश्यू रिपेयर में हेल्प आउट होता है। रिलीज केमिकल, इससे केमिकल रिलीज होते हैं। मेडिटेट्स टू अटैच पेगोसाइड्स एंड स्टिमुलेट द थर्ड लाइन ऑफ इम्यून रिस्पांस। केमिकल रिलीज होते हैं और वो केमिकल्स इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस के थ्रू हमारे पास केमिकल रिलीज होंगे। वो केमिकल्स कौन से होंगे, मीडिएटर्स to attach phagocytes and stimulate third lines of immune response। और थर्ड लाइन ऑफ इम्यून रिस्पांस को क्या करेगा, थर्ड लाइन ऑफ इम्यून रिस्पांस को स्टिमुलेट करेगा। पेगोसाइड्स क्या है, एंगल्फ पैथोजन एंड कंट्रीब्यूट्स इम्यून रिस्पांस। पेगोसाइड्स के थ्रू हमारे पास क्या होता है, माइक्रोब्स हमारे पास इनहेल होता है जो हमारे पास क्या करते हैं, इम्यून रिस्पांस में हेल्प आउट होते हैं। पेगोसाइटोसिस क्या है, डन बाय मैक्रोपेजेस। मैक्रोपेजेस के पेगोसाइटोसिस होता क्या है, मैक्रोपेजेस के थ्रू होता है। मैक्रोपेजेस क्या होते हैं, मैक्रोपेजेस हमारे पास एक पेगोसाइटिक सेल्स है। मैक्रोपेजेस अ पेगोसाइटिक सेल फाउंड इन द लीवर, स्प्लीन, ब्रेन एंड लंग्स। मैक्रोपेजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, लीवर में, स्प्लीन में, ब्रेन में एंड लंग्स में। एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि द मैक्रोपेजेस इज मोस्टली फाउंड इन लीवर, स्प्लीन एंड ब्रेन एंड लंग्स। ट्रेवल्स टू ऑल एरियाज ऑफ द बॉडी टू फाइंड एंड ईट पैथोजन। और इसके साथ साथ बॉडी में हमारे पास ये ट्रेवल्स कर रहे होते हैं, सर्कुलेट हो रहे होते हैं, और जहाँ पे भी इसको पैथोजन मिलता है तो इसको ईटिंग करता है, उसके को एंगल्फ करता है, उसके खिलाफ फाइट करता है और पैथोजन को किल कर देते हैं। पेगोसाइटोसिस,
मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स माइग्रेट टू साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। अभी जहाँ पे हमारे पास इन्फ्लेमेशन काज हो गया हो वहाँ पे हमारे पास मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स वहाँ माइग्रेट हो जाते हैं। पिगोसाइटोसिस अकर इन 5 फेजेस। अब पिगोसाइटोसिस क्या है? पिगोसाइटोसिस हमने बता दिया पे आप लोगों को पहले ही कि इसमें क्या होता है, एंगल्फमेंट होता है। और ये एंगल्फमेंट हमारे पास किलिंग एंड फर्स्ट एंगल्फ होता है, उसके बाद उसको किल करता है। बट पिगोसाइटोसिस अकर इन 5 फेज। 5 फेज में ये कंप्लीट हो जाता है। द फर्स्ट वन इज़ कीमोटॉक्सिक्स, द सेकंड वन इज़ एडहेरेंस, द थर्ड वन इज़ इंजेक्शन, द फोर्थ वन इज़ डाइजेशन एंड द लास्ट वन इज़ कीलिंग। तो एक डायग्राम के थ्रू अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि फ़र्स्ट ये हमारे पास क्या हो गया, पिगोसाइटोसिस का प्रोसेस है। फर्स्ट माइक्रोब्स और अदर पार्टिकल हमारे पास हो गए, माइक्रोब्स और अदर पार्टिकल आ गए। तो फर्स्ट क्या करेगा, मैक्रोफेजेस इसको इनहेल करेगा। जब इसको मैक्रोफेजेस ने इनहेल किया, थ्रू किया, मैक्रोफेजेस ने इसको इनहेल कर दिया, तो अब क्या होगा, पिगासोम्स, पिगोसाइटिक वेसल। तो इसके साथ साथ मैक्रोफेजेस का ये वेसल जो है सेल का, ये इसके साथ अटैच होके इनहेल हो गया। तो अब हम इसको बोलेंगे पिगोसाइटिक वेसल इसके साथ आ गया। तो अब यहाँ से लाइसोजाइम आकर इसके साथ, किसके साथ, पिगोलाइसोजोम। पिगोलाइसोजोम ये कब बन गया था, जब इसको इनहेल करके इसके सेल का मेम्ब्रेन जो है इसके साथ अटैच हो गया, तो ये पिगोलाइसोसोम बन गया था। अब इसके साथ लाइसोसोम अटैच हो जाएगा स्टेप नंबर 4 में। तो अब इसके साथ ये डाइजेस्टिव एंजाइम है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम अटैच हो गया। लाइसोसोम के साथ क्या हो जाएगा, अब पार्शली डाइजेस्टेड माइक्रोब्स। जब लाइसोसोम अटैच हो गया तो इसके साथ क्या होगा, पार्शली ये डाइजेस्ट हो जाएगा एंड देन क्या हो जाएगा, इंजेस्टिबल मटेरियल। और इस तरह ये किल होकर आखिर क्या हो जाएगा, एक्सेल आउट हो जाएगा। यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको बताया है कीमोटॉक्सिन एंड एडहेरेंस अ माइक्रोब्स टू पिगोसाइट्स। द सेकंड वन क्या हो जाता है, इंजेक्शन ऑफ माइक्रोब्स बाय पिगोसाइट। इंजेक्शन हो जाता है सेकंड स्टेप में। फॉर्मेशन ऑफ अ पिगोसोम, फॉर्मेशन ऑफ पिगोसोम थर्ड स्टेप में यहाँ पर हो गया। द फोर्थ वन इज फ्यूजन ऑफ द पिगोसोम्स विद अ लाइसोजाइम्स टू फॉर्म अ पिगोलाइसोसोम्स। The fifth one is digestion of ingested microbes by enzyme. The sixth one is formation of residual body containing a ingestion material. And the last one is discharge of waste material. Last one क्या हो जाएगा, जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारे पास डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कितने स्टेप में, एक्चुअली 7 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट स्टेप में ये क्या करता है, अटैच हो जाता है। सेकंड में हमारे पास इसके साथ क्या हो जाता है, इनहेल हो जाता है, एंगल्फ हो जाता है। फिर लाइसोजाइम इसके साथ अटैच होते हैं, लाइसोजाइम इसको पार्शली ब्रेक डाउन करते हैं, फिर इसका इंजेक्शन होता है, किलिंग होता है, और 7 स्टेप में हमारे पास जो है वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाते हैं। ये अभी एक एक आप लोगों को समझाया है थ्रू डायग्राम के थ्रू, तो आप इसको फोकस करके ख़ुद समझने की कोशिश करेंगे। वही प्रोसेस है जो हमने पहले बता दिया। यहाँ पर एक एक प्रोसेस जो है अलग बताया है। की कंसेप्ट ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अब हम थर्ड लाइन ऑफ इम्यूनिटी को पढ़ते हैं, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को पढ़ते हैं। तो इससे पहले इसके कुछ की कंसेप्ट है, इसको देखते हैं, जिसमें फर्स्ट वन है एंटीजन। एंटीजन क्या है, एंटीजन और इम्यूनोजन। एंटीजन एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि एंटीजन इज आल्सो कॉल्ड इम्यूनोजन और सब्सटेंस फॉरिजन टू द होस्ट दैट कैन स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पांस। एंटीजन हमारे पास क्या है, एक फॉरिजन सब्सटेंस है जो हमारे पास एंटीबॉडीज़ की फार्मेशन को काज करता है। एंटीबॉडीज़ की फार्मेशन को काज करने का काम कौन करता है, एंटीजन करता है। दिस फॉरिजन मॉलिक्यूल आर रिकॉग्नाइज्ड बाय रिसेप्टर और इम्यून सेल प्रोटीन कॉल्ड एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन। दिस फॉरिजन मॉलिक्यूल आर रिकॉग्नाइज्ड बाय रिसेप्टर और इम्यून सेल और प्रोटीन कॉल्ड एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन्स। और ये जो फॉरिजन मॉलिक्यूल है, एंटीजन जो है, इसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा, रिसेप्टर्स होते हैं हमारे पास। इसको फिर इसके ख़िलाफ़ जो काम कर रहा होता है वो कौन होते हैं, वो एंटीबॉडीज़ होते हैं।
एंटीबॉडीज़ होते हैं, कॉल्ड एंटी प्रोटीन होते हैं, इम्यून सेल्स होते हैं जो एंटीबॉडीज़ या इम्यूनोग्लोबुलिन कहलाते हैं। मोस्ट एंटीजन आर मैक्रो मॉलिक्यूल। एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये भी इंपॉर्टेंट है कि मोस्टली एंटीजन जो हमारे पास है क्या होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, एक होता है माइक्रो मॉलिक्यूल। तो मैक्रो मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जो माइक्रो मॉलिक्यूल से थोड़े बड़े होते हैं और हम नेकेड आई के थ्रू इसको देख सकते हैं। इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव साइट ऑन एंटीजन आर कॉल्ड एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। और जो एक्टिव साइट्स होते हैं, इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव साइट जो एंटीजन के होते हैं जहां पर एंटीबॉडी अटैच होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। एपिटोप्स। एपिटोप क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ एन एंटीजन दैट इंटरेक्ट विद द एंटीबॉडी। अब एंटीजन के भी हमारे पास स्मॉल पार्ट होते हैं जो एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, एंटीबॉडी जहाँ पर अटैच होती है उसको हम बोलते हैं एपिटोप, जो एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है इंतहाई। एनी गिवन एंटीजन में है सेवरल एपिटोप्स। और अब एक एंटीजन के हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे एपिटोप हो सकते हैं। ईच एपिटोप इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय अ डिफरेंट एंटीबॉडी। और हर एपिटोप की ये खुसूसियत होगी कि उसको डिफरेंट टाइप्स की एंटीबॉडी अटैच होगी। हर एक एंटीबॉडी एक पे फिट नहीं आएगी। एक एपिटोप एक एंटीबॉडी के लिए, दूसरा दूसरे एंटीबॉडी के लिए, तीसरा तीसरे एंटीबॉडी के लिए। जहाँ पर जिस तरह डायग्राम में शो हो गया है कि ये हमारे पास एक एपिटोप हो गया तो इसको ये वाला एंटीबॉडी अटैच हो सकती है। ये दूसरा एपिटोप हो गया तो दूसरे एपिटोप को हमारे पास एंटीबॉडी बी अटैच हुई। ये एपिटोप 3 हो गया तो इसको एंटीबॉडी सी अटैच हुई है। तो हर एक एंटीबॉडी के लिए स्पेसिफिक एपिटोप हो सकता है और एक ही एंटीजन जो है इसके हमारे पास बहुत सारे एपिटोप हो सकते हैं। हेप्टेन, a substance of low molecular weight that is not antigenic itself except when combined with a carrier protein। ये क्या होता है, हेप्टेन क्या है, हेप्टेन हमारे पास एक लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस है जो ख़ुद हमारे पास तो एंटीजेनिक नहीं होता है, मगर जब हमारे पास किसी प्रोटीन के साथ बॉडी में मिल जाता है तो ये क्या हो जाता है, एंटीजेनिक बन जाता है। जिस तरह यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया हुआ है पेनिसिलिन ड्रग, तो पेनिसिलिन ड्रग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हेप्टेन। Small molecules such as peptides, nucleotides and many hormones that are not immunogenic but are reactive when attached to protein carrier। जो जिस तरह हमारे पास हो गया पेप्टाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स और हार्मोन्स हो गए डिफरेंट टाइप्स के, ये ख़ुद तो हमारे पास इम्यूनोलॉजिक नहीं होते हैं, इम्यूनोजेनिक नहीं होते, एंटीजेनिक नहीं होते हैं ये, बट अगर हमारे पास बॉडी में किसी प्रोटीन के साथ, प्रोटीन कैरियर के साथ अगर ये अटैच हो गए, उसके साथ इंटरेक्शन में आ गए तो ये क्या बन जाते हैं, एंटीजेनिक बन जाते हैं। फिर हाउ डू बी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। अब बी सेल हमारे पास एंटीबॉडीज़ कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बी सेल डिवेलप फ्रॉम स्टीम सेल। बी सेल हमारे पास स्टीम सेल से डिवेलप होती है, कहाँ पे, इन द बोन मेरो में। एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि एडल्ट लाइफ में हमारे पास बी सेल डिवेलप होते हैं बोन मेरो में, जबकि फेटस लाइफ में कहाँ पर डिवेलप होते हैं, लीवर में डिवेलप होते हैं। आफ्टर मेच्योरेशन बी सेल माइग्रेट टू लिम्फॉइड आर्गन। और मेच्योरेशन के बाद हमारे पास बी सेल कहाँ पे चले जाते हैं, लिम्फॉइड आर्गन्स में चले जाते हैं। जो लिम्फॉइड आर्गन कौन कौन से हैं, लिम्फ नोड और स्प्लीन, इसके साथ थाइमस, टॉन्सिल्स, या जितने भी हमारे पास है लिम्फॉइड आर्गन है। तो आफ्टर द मेच्योरेशन बी सेल हमारे पास माइग्रेट हो जाते हैं कहाँ पे, लिम्फॉइड आर्गन में। कॉलोनल सिलेक्शन, when a B cell encounters an antigen it recognizes it is stimulated and divides into many colons called plasma cell which actively secrete antibody. Each B cell produce antibodies that will recognize only one antigenic determinant। तो अब क्या हो जाता है कि B cell हमारे पास क्या कर रहा होता है, प्लाज्मा सेल, क्या B cell हमारे पास माइग्रेट हो गए लिम्फॉइड आर्गन में। लिम्फॉइड आर्गन हमारे पास कौन कौन से है, लिम्फ नोड है, स्प्लीन, टॉन्सिल, थाइमस वगैरह। अब कलोनल सेलेक्शन, व्हेन अ बी सेल एनकाउंटर्स एन एंटीजन एट रिकॉग्नाइज। अब बी सेल एक एंटीजन को अगर एनकाउंटर करेगी तो वो किस तरह करेगी, एट इज स्टिमुलेट एंड डिवाइड्स इनटू मेनी कोलोन्स कॉल्ड प्लाज्मा सेल। तो ये मेनी सेल में कोलोनाइज डिवाइड हो जाती है, उसको हम प्लाज्मा सेल बोलते हैं, विच एक्टिवली सिक्रीट एंटीबॉडीज़। और प्लाज्मा सेल क्या करते हैं, एंटीबॉडीज सिक्रीट कर रही होती है, फिर डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज़। और हर एक एंटीबॉडी जो है, ईच बी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़
दैट विल रिकॉग्नाइज ओनली वन एंटीजेनिक डिटरमिनेंट, और हर एक एंटीजन के लिए कौन सा स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होती है। 5 मेन क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। अब इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है, इसको हम एंटीबॉडीज़ भी बोलते हैं। तो इसके हमारे पास 5 मेन क्लासेस है। फर्स्ट वन इज़ IgA। IgA हमारे पास क्या है, 5 to 10% ऑफ सीरम एंटीबॉडीज़। सीरम क्या होता है, सीरम को हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा है। यहाँ पर आपको इसका ओवरव्यू दे दो कि सीरम जब हमारे पास प्लाज्मा से हम क्या करते हैं, फिब्रिनोजिन को रिमूव करते हैं और जो वाइट लिक्विड हमारे पास फिब्रिनोजिन के अलावा जो बच जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। तो 5 to 10% ऑफ सीरम एंटीबॉडीज़, 5 to 10% सीरम में हमारे पास कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA। मोस्ट कॉमन इन फ्लूइड लाइक सलेवा, tears and breast milk helps keep baby safe while it develop its own immune system। और मोस्टली हमारे पास कहाँ पर होती है, जितने भी सिक्रीशन होते हैं सलेवा, ब्रेस्ट मिल्क, टीयर्स वगैरह में कौन सी एंटीबॉडी मौजूद होती है, IgA। और IgA हमारे पास 5 to 10% ऑफ द सीरम एंटीबॉडी है। इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से। रिस्पायरेटरी, bronchi and intestinal mucus gut prevent attachment of viruses and or other bacterial or mucosal surface। और ये क्या कर रहा होता है, ब्रोंकाई हो गया, इंटेस्टिनल म्यूकस हो गया, जो सिक्रीटेड एरिया है वहाँ पर वायरस, बैक्टीरिया वगैरह की अटैचमेंट से प्रिवेंट कर रहा होता है। द सेकंड वन इज़ IgD। ये जितने भी है इम्यूनोग्लोबुलिन की क्लासेस है, ये MCQs के लिहाज से इंतहाई इम्पॉर्टेंट है कि IgD हमारे पास कितना होता है, 0.2% found on surface of B cell and act as an antigen receptor, no known function in serum। ये हमारे पास कहाँ पर होता है, B cell के सरफेस पे मौजूद होती है और वहाँ पर क्या कर रही होती है, एज आ एंटीजन रिसेप्टर काम कर रही होती है, जबकि सीरम में इसका कोई नॉन फंक्शन नहीं है। इट इज़ प्रोटीन दैट इज़ प्रेजेंट इन नॉर्मल ह्यूमन सीरम इन वेरी लो अमाउंट। अगर नॉर्मल ह्यूमन सीरम की बात की जाए, अगर वहाँ पर मौजूद है तो बहुत लो अमाउंट में है और कोई नॉन स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। द फंक्शन ऑफ IgD इज़ अननोन एक्सेप्ट एंटीजन रिसेप्टर। जो एंटीजन बी सेल के सरफेस पर ये एज आ एंटीजन रिसेप्टर काम कर रही होती है, इसके अलावा अभी तक इसका कोई नॉन फंक्शन नहीं है। द थर्ड वन इज़ IgG। IgG 80% ऑफ ऑल सीरम एंटीबॉडीज़। IgG हमारे पास सबसे ज़्यादा होती है कि सीरम में 80% जो एंटीबॉडी होती है वो क्या होती है, IgG होती है। क्रॉस ब्लड वेसल वॉल एंड एंटर टिश्यू फ्लूइड क्रॉस प्लेसेंटा टू प्रोड्यूस फेटस। ये इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये हमारे पास ब्लड वेसल से भी टिश्यू फ्लूइड में चली जाती है, ब्लड वेसल को क्रॉस कर सकती है और इसके साथ साथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकती है। इट पुसेस इम्यूनिटी इन इन्फेंट प्रियर टू बर्थ। और बर्थ के टाइम पे हमारे पास क्या करती है, इन्फेंट में हमारे पास क्या करती है, इम्यूनिटी। जो इन्फेंट की इम्यूनिटी होती है तो वो कौन प्रोवाइड कर रही होती है, IgG। प्रोटेक्ट अगेंस्ट सर्कुलेटिंग बैक्टीरिया, वायरसेस, न्यूट्रलाइज टॉक्सिन, ट्राइगर कॉम्प्लीमेंट्स एंड एनहांस पिगोसाइटिक सेल। और जो पिगोसाइटिक सेल होते हैं उसको एनहांस करने का काम कौन करता है, IgG। ईच मॉलिक्यूल ऑफ IgG हैज़ 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट। और हर जो IgG एंटीबॉडी है तो इसके कितने साइट्स होते हैं हमारे पास, कि जहाँ पर एंटीजन बाइंड हो जाए तो इसके 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होते हैं, एपिटोप्स होते हैं। तो MCQs के लिहाज से ये भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। IgE क्या होती है, IgE हमारे पास 0.002% ऑफ सीरम एंटीबॉडी। IgG हमारे पास सीरम में कितने होती है, 0.002% होती है। दैट बाइंड्स टू मास्ट सेल एंड बेसोफिल, जो क्या होती है, मास्ट सेल और बेसोफिल के साथ बाइंड होती है, जो एज आ एलर्जिक रिएक्शन काम कर रही होती है। और मास्ट सेल और बेसोफिल को भी मैं पहले वाले लेक्चर में एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आप वहां से इसको देख लें कि बेसोफिल क्या होते हैं, मास्ट सेल क्या होते हैं और इसका काम क्या होता है। इंक्रीज ड्यूरिंग पैरासाइट और एलर्जिक, इट इज़ प्रोड्यूस बाय द सेल ऑफ द लीवर, रिस्पायरेटरी एंड इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। द लास्ट एंड द फिफ्थ वन इज़ IgM।
5 to 10% ऑफ सीरम एंटीबॉडी। IgM हमारे पास सीरम में कितनी परसेंट होती है? 5 to 10%। फर्स्ट रिस्पांस टू इनिशियल एंटीजन एक्सपोजर, और जो भी एंटीजन हमारे पास बॉडी में एंटर होता है तो उसको जो फर्स्ट रिस्पांस प्रोवाइड कर रहा होता है वो कौन करता है? IgM प्रोवाइड करता है फर्स्ट रेजिस्टेंस। MCQs के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि द फर्स्ट रिस्पांस टू इनिशियल एंटीजन एक्सपोजर इज डन बाय IgM विलिएबल एंड डायग्नोस्टिक बैक्टीरिया इट इज़ अर्ली टू रिस्पॉन्ड। और जो क्या होता है कि जो अर्ली रिस्पॉन्स जो प्रोवाइड कर रहा होता है वो IgM होता है, लार्जर देन IgG, और IgG से ही लार्जर देन होती है, जिसके एंटीजन बाइंडिंग साइट्स कितने होते हैं? एपिटोप कितने होते हैं? 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है कि एट वन टाइम 10 एंटीजन इसको बाइंड हो सकते हैं। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, इट्स रिस्पांस इज एंटीजन स्पेसिफिक। इसका रिस्पांस क्या होता है? एंटीजन स्पेसिफिक होता है कि हर एक एंटीजन के लिए अलग टाइप की एंटीबॉडी बनेगी। IgE, IgM, IgD जो भी एंटीबॉडी है एंटीजन स्पेसिफिक होगी। मेन डिफरेंशिएटिंग पैथोजन कि हर एक पैथोजन के खिलाफ एक ही एंटीबॉडी काम करेगी। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कंसिस्ट ऑफ हेमरल एंड सेल मीडिएट इम्यूनिटी। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास हेमरल और सेल मीडिएट इम्यूनिटी काम कर रही होती है। हेमरल एंड सेल मीडिएट इम्यूनिटी को हमने पहले लेक्चर में एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा है कि हेमरल इम्यूनिटी क्या होती है और सेल मीडिएट इम्यूनिटी क्या होती है। यहाँ पर आप लोगों को बताऊँ कि हेमरल इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जिसमें हमारे पास B सेल्स काम कर रहे होते हैं, और सेल मीडिएट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जिसमें T सेल काम कर रहे होते हैं। They fight off pathogen and provide long-term immunity by keeping record of the antigen into its memory। देखिए यहाँ पर पहले जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि ये लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड अपने पास रखता है, क्योंकि इसमें जो भी B सेल थे उस जो इंटरेक्ट हो जाते हैं एंटीजन के साथ तो वहाँ पे प्लाज्मा सेल बनते हैं, और प्लाज्मा सेल फिर हमारे पास मेमोरी सेल एंटीबॉडीज़ भी बनाती है, और साथ ही साथ वहाँ पर मेमोरी सेल की डेवलपमेंट होती है। मेमोरी सेल वहाँ पर मेमोरी सेल डेवलप हो जाते हैं, और ये मेमोरी सेल क्या करते हैं कि ये उस वायरस के रिकॉर्ड को अपने पास क्या करता है? स्टोर करता है पैथोजन के रिकॉर्ड को। तो ये एक लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड कर रही होती है? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड कर रही होती है। सेकेंडरी रिस्पांस इज दस रिलेटिवली रैपिड एंड स्ट्रांगर देन द प्राइमरी रिस्पांस। जो सेकेंडरी रिस्पांस क्या होता है? जो एक वायरस हमारे पास पहले बार बॉडी में आ गया तो उसको हम प्राइमरी, और उसके खिलाफ पहले एक वायरस पहले मर्तबा हमारे पास बॉडी में आ गया और उसके खिलाफ जो रिस्पांस हमने शो किया तो वो प्राइमरी रिस्पांस हो गया। सेकेंडरी रिस्पांस वो रिस्पांस होता है जब वही सेम वायरस हमारे पास दोबारा या तीसरा या चौथे मर्तबा बॉडी में के अंदर चला आ जाता है, तो उसको हम फिर क्या, जब दूसरी मर्तबा उसी सेम वायरस को हम रिस्पांस प्रोवाइड कर रहे होते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, तो सेकेंडरी रिस्पांस कहलाएगा। सेकेंडरी रिस्पांस इज दस रिलेटिवली रैपिड एंड स्ट्रांगर देन द प्राइमरी वन, क्योंकि सेकेंडरी रिस्पांस जो होता है ये थोड़ा जल्दी रैपिडली होता है और स्ट्रांगर देन होता है एज पहले प्राइमरी के निस्बत। स्ट्रांगर क्यों होता है, रैपिड क्यों होता है? मेमोरी सेल की वजह से होता है, क्योंकि पहले मर्तबा जब ये वायरस हमारे बॉडी में आया था तो हमारे पास क्या हो रहा था? मेमोरी सेल डेवलप हुए थे जिसने उस वायरस के साइज़, शेप, शक्ल सब को अपने साथ नोट किया है। जब अब दोबारा ये क्या हो जाएगा, बॉडी में आएगा, तो उसको ये जो रिस्पांस होता है वो थोड़ा रैपिडली और स्ट्रांगर प्रोवाइड करेगा। तो ये था गाइज़ हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सारे इम्यूनिटी को एक्सप्लेन कर दिया। अगर इस लेक्चर में आप लोगों को जिस टाइप का भी मसला हो तो आप हमसे थ्रू कमेंट्स या हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू पूछ सकते हैं। दूसरी वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।